बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बहुत चर्चे हुए, बहुत सारे लोगों ने उस प्रोग्राम के ऊपर फीडबैक दिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात भी भिजवाए। जब कोरोना वायरस की पहली वेव थी तो मैंने डॉक्टर अज़मत मजीद साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था और मई का महीना था, आज भी मई का महीना है। 2020 में वो प्रोग्राम किया था, अब 2021 है। इस बीच में मुझे हज़ारों पैगामात आए, सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर साहब का नंबर मांगा, बहुत सारों को मैंने दिया, बहुत सारों को मैं नहीं दे पाया, लेकिन उनके सवालात मेरे पास मौजूद थे और दर्जनों ऐसे सवालात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते थे। तो इंसानी जिस्म जो है उसकी एक कीमियाई साख्त होती है जिसको आप बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, इंसानी बॉडी की। डॉक्टर अज़मत मजीद साहब जो हैं वो ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री और इलाज बिल ग़िज़ा के माहिर हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें। हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब से और उनकी तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं और डॉक्टर साहब लगातार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आज दोबारा हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। उस प्रोग्राम में बहुत पजीराई मिली, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। मिलियंस में लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू। उसके अलावा इसके ऊपर लोगों ने आर्टिकल्स लिखे उस प्रोग्राम के ऊपर और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो लोग और जानना चाहते थे। लोगों को लगा कि वो एक प्रोग्राम कम पड़ गया है। तो आज आपका दोबारा अपने कीमती वक्त में से दोबारा कुछ वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि जो सवालात पहले आपसे नहीं पूछे जा चुके या पूछे नहीं जा सके वो अब पूछे जाएं। और क्योंकि कोरोना वायरस इस मरतबा ज़्यादा ख़तरनाक है, अमवात की शरह बड़ी है, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तबाही फिर गई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि एक एपिसोड में हम कवर कर पाएँ या 2 एपिसोड हमें इस पर करने पड़े, लेकिन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा रिव्यू कर लें कि पिछले प्रोग्राम में कौन सी अहम तरीन बातें थीं जो डॉक्टर अज़मत साहब ने हमारे साथ की थी। ज़रा वो क्लिप आप देख लें। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ा ठीक है तो चांसेस ये हैं कि आपको सिर्फ 2 छींकें आएंगी, आप पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, वो इस तरह ही जिस तरह आपको कोई फ्लू हुआ था। सबसे पहली बात कि आपको अपना हाजमा ठीक रखना है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे स्टमक में है। दही का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। दही का इस्तेमाल करें जी, पाकिस्तानी नंबर 1। हाँ, लहसुन और अदरक का खूब इस्तेमाल होना चाहिए। सालन में पका के खाएं। सालन में पका के खाने से उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है। अदरक के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं उन सब का रोल एंटी एजिंग है। अदरक जो है बेहतरीन तरीका अदरक को लेने का है कि आप उसका कावा लें। तो कावा है वो ब्लड थिनर है, हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे आप जी, आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपकी मेमोरी बेहतर करता है। आजकल जो सबसे बेहतरीन फल है, सबसे बेहतरीन फल है ऑरेंज कलर की जो खुबानी है। जिसका रंग ऑरेंज है, थोड़ा सा ऑरेंज है, येलो वाली नहीं। येलो वाली थोड़ी मीठी होती है, ये ऑरेंज वाली थोड़ी फीकी होती है, मगर ये विटामिन ए में रिच फूड है। अगर हमारा हाजमा ठीक नहीं भी है तो फिर भी ये काम करेगी, ये आपका विटामिन ए पूरा कर देगी, ये आपकी विटामिन ए पूरी करेगी। जिंक जो है वो वायरस के खिलाफ बहुत बड़ा इफेक्टिव एक टूल है। जिंक आपको काजू में बहुत ज़्यादा मिलता है, खुश्क मेवा में मिलता है, खुश्क मेवों में मिलता है। जिंक जो है समुद्री मछली में भी बहुत मिलता है, जिंक जो है आपको दरियाई मछली में भी बहुत मिलता है। दुनिया में सबसे ताकतवर जो खाना, जो सबसे ताकतवर चीज़ है, जिसकी किलिंग कैपेसिटी सबसे सुप्रीम है, वो लौंग है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वाह, आज तक इससे ज़्यादा ओराक वैल्यू किसी फूड की डिस्कवर नहीं हुई। अगर आपके जिस्म में मोटापा है और आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं in order to get your immune system to do well against this pandemic, तो it is essential कि you include some haldi in your diet। जी नाज़रीन, आपने सुना गुज़िश्ता साल डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ। और बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें पता ही नहीं वो कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी अच्छी चीज़ें हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा, बेशुमार लोगों ने कहा कि हमें फ़ायदा हुआ है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। वंस अगेन आपने ज्वाइन किया दोबारा, इसके लिए बहुत शुक्रिया और जो लोगों को आपने राय दी कीमती, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं पहली चीज़ आपसे पूछूं तो 1 साल के बाद, बेशुमार पेशेंट्स को देखने के बाद, कोरोना के बारे में अब आपकी राय क्या है? कोरोना के बारे में मेरी ये राय है कि इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं
और अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें ऐसे टूल्स अता किए हैं जिसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, जिससे हम इसको बड़ी आसानी से काबू पा सकते हैं। तो हैव फेथ। आजकल लोग बहुत परेशान हैं। मैं पूरी दुनिया में लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ और ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि हम इसको डिफीट कर सकते हैं, और हमें किसी बिग फार्मा जाइंट के कोई टेक्निकल मसल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे डिस्पोज़ल पे ऐसी चीज़ें रख दी हैं कि अगर हम उनको समझ पाएँ और उनको इस्तेमाल कर पाएँ तो बेशक हम इसके ख़िलाफ़ कामयाब होंगे। आपकी एक राय थी कि ये इंजीनियर्ड है, मैन मेड वायरस, जिसको मैंने भी उस दिन शायद इसी तरह कहा था, तो आपकी राय इसमें बदली है या? क्योंकि बहुत रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, अब बहुत काम हो गया इसके ऊपर। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैंने इसको इंजीनियर्ड क्यों कहा था। और ये सवाल बाद में बहुत गूंजता रहा, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी। जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा, और बाहर के मुल्कों से लोगों ने पूछा। मैंने इसको इंजीनियर्ड इसलिए कहा था कि इस पे 2 तहकीके मकाले आए थे, और जो ये आए थे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आया था और एक लुइस पास्चर इंस्टीट्यूट से आया था, जो कि हेडेड बाय था डॉक्टर मॉन्टेनेयर। और ये डॉक्टर मॉन्टेनेयर वो शख्स हैं जिन्होंने एड्स की वायरस को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था, और ये वायरोलॉजी के जिसे कहते हैं ना, इनको मास्टर माना जाता है, बल्कि इनको बाप कहा जाता है, लाइक ही इज फादर ऑफ वायरोलॉजी के। जी हाँ, जी हाँ। और वायरसेस के ऊपर इनकी इतनी रिसर्च है। और 2008 का इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक। इन्होंने ये बताया कि दोनों ने जो कॉमन बात की वो इन्होंने ये की कि इसके जीनोम का जब हमने मुशाहिदा किया तो हमने ये पाया कि इसके अंदर एक्सोजीनस इंसर्शंस हैं। अब मैं इसको आम आदमी के लिए समझा दूं कि इसका क्या मतलब है। एक्सोजीनस इंसर्शन से ये मुराद है कि अगर हम इस कोरोना वायरस को एक इंसान की तरह देखें तो इसका धड़ मलेरिया के जरासीम का है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका सर वायरस का है, और इसकी जो निचला टोर्सो है, जिसको हम टांगे कहेंगे, वो सार्स कोविड-1 का है, जो अर्ली 2000 में आई थी। ये कॉम्बो है मुख्तलिफ जरासीमों का या चीज़ों का। जी हाँ। और इसका नेचर में इकट्ठे हो जाना बड़ा यानी कि मुश्किल माना जाता है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की, ख़ास तौर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, तो उनको इसको थोड़ा और आसान कर लें पहले। हाँ, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर ये वायरस बना है। जी हाँ। उन चीज़ों का कुदरती तौर पे इकट्ठे होने का इम्कान नहीं है, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये लैब के अंदर हो सकता है। जी, ये कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो अपनी फाइंडिंग्स, उनके साइंसदानों ने 10 से तकरीबन 10-12 के करीब थे, सिर्फ मुशाहिदा देख के उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये क्या चीज़ है। दे वर फोर्स्ड टू विदड्रॉ देयर फाइंडिंग्स। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो ये आ गया हमारे सामने। ये कहाँ से आया, ये एक मेरे ख्याल में एक ऐसी बहस है जिसका कुछ हासिल नहीं है, और ये हिस्ट्री बताएगी कि ये कहाँ से आया और ये किसने बनाया। इससे जान कैसे छूटेगी, कब छूटेगी, नॉर्मल ज़िंदगी वापस कब आएगी? हर बंदा ये पूछ रहा है कि मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, बाज़ार में जाना है, बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, हम इकट्ठे हो जाएं, दोस्त यार गपशप लगाएं, हाथ पे हाथ मार के हंसें, आपस में गले मिलें। वो जो एक पूरा हमारा कल्चर है, पाकिस्तान का तो आपको पता है ऐसा ही है, एशिया का ख़ास तौर पर। वो लोग कहते हैं वो वाली नॉर्मल ज़िंदगी वापस कब आएगी, हमारी जान कब छूटेगी? ये है सबसे बड़ा सवाल। वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट विद इट। ठीक है, फ्लू आया था 1920 में, स्पेनिश फ्लू 1919-20, और उसने लाखों करोड़ों लोगों की 5 करोड़ बंदे उसमें शायद। जी उसमें शायद बिल्कुल हो गए थे। उस दौर में यहाँ पंजाब में, लाहौर में सैकड़ों लोग मारे जाते थे रोजाना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आज वही फ्लू जो इतने लोगों की जानें ले गया आज से 100 साल पहले, आज वो फ्लू हमें होता है और हम 2 छींके मारते हैं और फिर भी हम चलते फिरते रहते हैं। सो वी हैव लर्न टू लिव विद इट। हमारी बॉडीज़ ने हर्ड इम्यूनिटी हमारी एक पैदा हो चुकी हुई है,
और हम उसको इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसको हम काउंटर कर लेते हैं। ओल्डर एज में जाके हमें फ्लू शॉट्स भी लगानी पड़ जाती हैं, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ मैनेजेबल। इसी तरह कुछ अरसा लगेगा और ये हमारी बॉडी भी इसको अडेप्ट कर जाएगी और इस किस्म के इश्यूज़ नहीं आएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। सो वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट विद इट। ये अगर हम कहें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो साइंस और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बिल्कुल कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई अल्लाह ताला करम फरमा दे तो बिल्कुल ये ख़त्म भी हो सकता है, बट आई डोंट नो। बट एट इस स्टेज पे लेकिन साइंटिफिक रिकॉर्ड कहता है जो चीज़ आ गई फिर वो सस्टेन करती है। जी, ख़ास तौर पे ये एक आरएनए वायरस है जो कंटिन्यूसली म्यूटेट करती है। देखें, ये छींकने को कुछ ऐसी चीज़ समझा नहीं जाता था इन्फ्लुएंजा से पहले। यानी 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई तो उसके बाद ये रवाज पड़ा कि अभी भी अगर किसी को छींक आती है तो वो सॉरी या वो दूसरे से मादरत करते हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ रखना, ये फार्मूलाज वहाँ से इनिशिएट होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लोगों ने इसके साथ गुजारा करना सीखा। जी हाँ, जी हाँ। 5 साल तक लोग मरते रहे और उसके बाद लोगों के मरने के इम्कानात ख़त्म हो गए, फिर इसकी अद्वियात और वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें बन गई। जी, इसमें एग्जैक्टली वही होगा, उतनी तेज़ी से होगा, या कब तक हम इसके लिए इस काबिल हो जाएंगे कि इसके साथ साथ हम चलते रहें? फिर अब देखें, बड़ा फ़र्क ये है फ्लू वैक्सीन में, फ्लू वायरस में और इसमें, वो ये फ़र्क है कि ये ज़्यादा डेडली है। अच्छा, पहले तो वो भी काफ़ी डेडली था इनिशियली, बट लेटर ऑन इट प्रूव टू बी लेस डेडली। अब ये जो है कि ये इतना ज़्यादा लीथल है कि ये इट हैज़ मेड अस स्टैंड अप एंड टेक नोटिस, क्योंकि ये इन्फेक्शस भी है और इसके जो एक इन्फेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशंस हैं तो वो बड़े शदीद हो सकते हैं। इसलिए हम इसको यानी कि इस तरह इसको देख रहे हैं। अच्छा सर, ये इसके साथ आप कह रहे हैं कि जी अब ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जी, वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट। हमने अब करना क्या है? यानी इसके साथ अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर गुजारनी कैसे है? थोड़ा सा इस पे गाइड करें। देखें, इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो वैक्सीनेशन भी है, SOPs भी हैं, मगर ये टोटल सोल्यूशन नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला के चलते हैं तो आपके इससे निकलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है, इम्यून सिस्टम, जिसको हम बिल्कुल, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं SOPs की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं वैक्सीनेशंस की, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बट दे आर नॉट द सोल्यूशन। और ख़ास तौर पे जैसे अब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और कुछ वैक्सीन उसके ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आप कितनी वैक्सीन लगवाएंगे? यहाँ सर रुक जाएं, मैं इसकी तरफ आऊँगा कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो नेचर में अवेलेबल हैं और कम कीमत में अवेलेबल हैं। लास्ट टाइम आपने कुछ चीज़ों का तस्करा किया था, आप लौंग का बता कर गए थे, आपने वो जो लहसुन है उसकी आपने बताया था कि वो एक उसकी जो दुरी है उसको तोड़ें और उसको छील के उसको खा लें, और कुछ फलों के बारे में आपने बताया था, ख़ास तौर पे खुबानी के बारे में आपने बात की थी। ये चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे ज़रा वैक्सीन के ऊपर थोड़ा क्लियर करें। वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है इस वक्त, जो लगा सके, जो अफोर्ड कर सके, जो जिसकी एक्सेस में है? देखिए जी, जो वैक्सीन के बारे में गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी कोई क्रॉनिक कंडीशंस नहीं है और अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि यू कैन गो फॉर अ वैक्सीन, तो यू शुड गो फॉर अ वैक्सीन। ठीक है, ये आपको कुछ न कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर प्रोवाइड करेगी। अच्छा, 2 तरह के वायरस होते हैं। जी हाँ, एक DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है। जी हाँ, जी हाँ। जो DNA वायरस है वो जैसा है तकरीबन वैसे ही रहता है। जो RNA वायरस है वो अपनी शक्ल बदलता रहता है, वो बदलता है और वो इंसान को चैलेंज करता रहता है जब तक वो मौजूद है। जी बिल्कुल। तो इंसान उसके साथ साथ अपनी दवाई भी बदलता रहता है। जी बिल्कुल। तो ये RNA वायरस है, उसके साथ अपनी वैक्सीन भी बदलता है। वैक्सीन भी बदलता है, तो ये RNA वायरस। जी, RNA वायरस। ठीक है, अब ये वैक्सीन का ये तय पा गया कि वैक्सीन लोग लगवाएं और जाएं और जाकर उनको लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल, अपने डॉक्टर से मशवरा करके और अपनी हर एक की इंडिविजुअल कंडीशन के मुताबिक वो अपना मशवरा करें और उसके मुताबिक चलें। अब कहने का मकसद ये है कि ये टोटल सोल्यूशन नहीं है। ये अगर हम इस पे बैठ जाएं और उसके अलावा और कुछ ना करें
तो ये तो बिल्कुल इस तरह है कि कोई सुनामी इज़ गोइंग टू हिट अस एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन। तो हम क्यों ना कुछ, अभी हमें टाइम है हमारे पास, हम सेहतमंद हैं, तो हम क्यों ना कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि हमारी बॉडी से बेहतर डील कर पाए। आज मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। हमारे में लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बात की थी कि हमारा एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एक हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक, आज मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ठीक है। आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हर दिमाग किस्म के सोल्जर्स मौजूद हैं जिनका नंबर 50 बिलियन के करीब है, 50 अरब 50 अरब के करीब है। और इन हर दिमाग सोल्जर्स के ऊपर जो हेड्स हैं, हर 100 सोल्जर्स के ऊपर एक हेड है, और वो जो हेड है वो इतना खर दिमाग नहीं है, बट ही इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स यानी कि रिस्पॉन्स गियर टू अ पैथोजन। ये जो सोल्जर्स हैं ये हमारी आर्मी है जो हर किस्म के जरासीम से लड़ते हैं हमारी बॉडी में, सबकी हमारी बॉडी, हर इंसान की बॉडी में है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा सोल्जर्स हैं जो अरबों के हिसाब से हैं, वो सोल्जर देखते बाद में और शूट पहले करते हैं। उनको हम कहते हैं दे शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर। यानी कि वो ये नहीं तफरीक करते कि ये बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन है, ये वायरल है, फौरन अटैक करते हैं। तो फॉरन वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उनके जो बॉसेस हैं जो हर 100 के ऊपर एक मौजूद है, 1%। हाँ, वो जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आप ये सोचिए कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए स्पेशल किस्म का कोई हथियार चाहिए तो वो उसको ऑर्डर भी कर लेते हैं। बॉडी के अंदर ही बनाना शुरू करते वो हैं। बॉडी के अंदर ही बनाना शुरू कर देते हैं। ये जो है ये चीज़ एक ऑर्डर करते हैं। ये क्या ऑर्डर करते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स बॉडी का वो हथियार है जो कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर तरीन हमारा लेवल 1 डिफेंस है। गॉड मेड सिस्टम, अल्लाह ताला अल्लाह ने का बनाया। बनाया हुआ सिस्टम है, और ये सिस्टम को हम फाल भी कर सकते हैं और इसको तबाह भी कर सकते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे जिनको कोरोना हुआ, वो कोरोना हुए लोगों से मिले भी, और ना तो उनको कोई सिम्टम आया और ना ही उनको कोरोना हुआ। और कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ, उनकी एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव हुई, उनका PSR भी पॉजिटिव हुआ, और वो विद इन फ्यू डेज दे वर आउट ऑफ इट। ना ही उनको कोई लंग के इश्यूज़ हुए, ना ही उनको कोई कमज़ोरी हुई, एंड दे वर एबल टू बेयर दिस कोरोना थिंग बहुत नॉर्मली। तो उनके वो जो बॉसेस हैं जो हर 100 में से एक है जी, वो तगड़े थे। वो तगड़े थे। उन्होंने फटाफट ऑर्डर देके वो वेपन तैयार किए जिससे कोरोना से लड़ना था, जिससे कोरोना से, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। जी, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ मौजूद है उसका नाम विटामिन डी है। विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में थोड़े दिन पहले एक और डॉक्टर साहब ये रिसर्च पढ़ रहे थे कि विटामिन डी की कमी कोविड के पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन के सामने आई है। जी बिल्कुल। ये आप आज से 1 साल पहले हमने इसके बारे में बात की थी कि विटामिन ए और डी, चाइनीज़ ने ये रिसर्च की है कि अकेली विटामिन डी डज वंडर्स, मगर जब उसको विटामिन डी और विटामिन ए के साथ मिला दिया जाता है तो आपके जिस्म का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो शेप अप हो जाता है। आपके तमाम फौजी जो हैं वो किसी भी थ्रेट से नबुर्द आजमा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए अगर जिससे विटामिन ए और डी बने, जिससे हमारी विटामिन ए के भी लेवल्स हमारे बेहतर हों और हमारी में बॉडी में विटामिन डी भी बने। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर बेशुमार सेल्स हैं, उनमें 99% सेल्स ऐसे हैं जो कोई बीमारी बाहर से आती है तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से आती है उस पर अटैक करते हैं। लेकिन 1% इस तरह के हैं जो बड़े समझदार हैं, जो फौरन देखते हैं कि किस नौयत की चीज़ आई है, वो उस नौयत का उसका डिफेंस तैयार करते हैं। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल। मैं आपको इसमें नाम भी बता देता हूँ। बता दें। जो 50 बिलियन 50 अरब के करीब हैं उनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट। जी जी। और उनके जो बॉसेस हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। और ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये कॉल करते हैं किसको? नेचुरल किलर सेल्स को। किसके लिए? एंटी वायरल डिफेंसेस को शोर अप करने के लिए।
और आप ये नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाने के लिए, ये वो आर्टिलरी है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रखी हुई है इस किस्म की वायरस से डील करने के लिए। यानी पूरी एक फैक्ट्री अंदर लगी हुई है जहाँ पे दवाइयाँ तैयार होती हैं। हम हर चीज़ की बात करते हैं, हम SOPs की बात करते हैं, हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो हम एक और पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इम्यून सिस्टम की भी बात जो हमारे अंदर मौजूद है। जो हमारे एक ब्रेक लेते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पहली दिफाई लाइन पे बात हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। देखिए, बड़ा क्लियर कर देते हैं कि वैक्सीन के ऊपर डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल आपको लगवानी चाहिए अगर आपकी एक्सेस में है तो, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा SOPs पे अमल दरामद बिल्कुल आपको करने चाहिए, क्योंकि SOPs पे अमल दरामद से आप इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को मजबूत करना है तो मेन चीज़ ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है उसको मजबूत करें। डॉक्टर साहब कैसे करना है? देखें, अभी हमने जैसे 3 किस्म के फौजियों की बात की, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इन तीनों को तबाह करने के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, ये तबाह क्यों होती हैं? ये तबाह क्यों होती या है, ये कमज़ोर क्यों होते या हैं? कमज़ोर क्यों? ठीक है। अगर हम डाइटिंग करें जिसमें हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा करें, उससे हमारा इम्यून सिस्टम का ये पार्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। वो जो लोगों को पतला होने का शौक है, जी, जो डाइटिंग करने का, जी, वो अगर की जाए, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की जाए, तो उसमें ये अक्सर ये वाला हमारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक वजह। नंबर 1। नंबर 2 वजह इसमें यह कहा जाता है कि हाई सॉल्ट डाइट या हाई सोडियम डाइट, ख़ास तौर पे जितने रेफ्रिजरेटेड किस्म के आपके और जो ये पैकेज्ड फूड्स हैं और जो जिनकी शेल्फ लाइफ, यानी आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं गोश्त की बनी हुई और ये बेसन की बनी हुई और दूसरी वो उनको तल के आप खा लेते हैं। जी। बहुत सारी कंपनीज का फूड ऐसा मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज का भी मिल रहा है, और ऐसे आपको पैकेज्ड फूड बच्चों के स्नैक्स मिल रहे हैं जिसका सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। सोडियम सिर्फ नमक में नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में है। अगर आप लेबल्स को पढ़ना शुरू करें जो पैकेज्ड फूड है, उस पर आपको नज़र आएगा कि अक्सर सोडियम कंटेंट बहुत हाई है। तो हाई सोडियम जो डाइट्स हैं, जो हाई सोडियम कंजम्पशन है, वो भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ। वो बच्चे बाजार से लेके चिप्स विप्स खाते हैं, वो खोलते हैं उनको पैकेट को, उनके अंदर से निकाल के चीज़ें खाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे कमर्शियल भी आते हैं इस TV पे, तो मैं आसानी के लिए आपको बता दूँ कि हर वो चीज़ जो आपके बच्चे मार्केट से लेकर खा रहे हैं, उसके पैकेट के ऊपर अगर सोडियम की क्वांटिटी लिखी हुई है तो फिर बच्चों को उससे बचाएं या खुद भी बचें। वो जो पैकेज्ड फूड है जो बना के आपको दिया जाता है कि जनाब इसको तल लें या वैसे खा लें, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। पैकेज्ड फूड में एक सिर्फ सोडियम प्रॉब्लम नहीं है, पैकेज्ड फूड में तमाम प्रिजर्वेटिव्स और तमाम फूड कलर्स जो हैं वो भी हमारे इम्यून सिस्टम्स को, हमारे इम्यून सिस्टम के उस पार्ट को अननेसेसरीली एंगेज करते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो आपकी बॉडी उसकी निशानदेही नहीं कर सकती, जो कि आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड है, जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ फूड कलर्स हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे एंगेज हो जाता है। तो अगर आपको कोरोना ने अटैक किया है और आपके फौजी एक और बैटल लड़ रहे हैं क्योंकि आपने दोपहर के खाने में कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर ऐसा कोई फूड कलर या प्रिजर्वेटिव था या कोई ऐसी चीज़ थी कि इम्यून सिस्टम हैज़ टू गेट रिड ऑफ इट, तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। यानी एक मुल्क की फौज एक मुल्क से लड़ रही है और आप तो अचानक दूसरा मुल्क भी हमला कर दे, दूसरा कोरोना का भी आप पे हमला। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे आपके वो फौजी एंगेज हो गए, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि ये क्या आया। बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा कि लिपिड बैलेंस। लिपिड बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट्स इनको हम कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तेल पाए जाते हैं, और ये जो फैट्स हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी एक किस्म का, चिकनाई, ये जो फैट है इससे बहुत चीज़ें बनती है। मसलन कोलेस्ट्रॉल से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनती है। जब आप कोलू वाला तेल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें या एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, किसी भी सीड का, वेजिटेबल सीड का इस्तेमाल करें, तो आपकी बॉडी गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा बनाती है। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे विटामिन डी बनती है। अगर आपकी डाइट में रिफाइंड ऑयल है और बनास्पति घी है तो आपकी बॉडी की एबिलिटी टू मेक विटामिन डी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नो मैटर हाउ मच सनलाइट यू गेट। पहली चीज़ आपने बताई कि डाइटिंग, जी हाँ, और उसमें गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को खाना रोक लेना। जी हाँ। नंबर 2 बताई पैकेज्ड फूड। जी हाँ। नंबर 3 चीज़ आपने ये बताई कि
घी का इस्तेमाल या तेल का इस्तेमाल, जी बिल्कुल। अब आप उसकी दो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। एक वो जो पुराना चला आ रहा है सदियों से, बिल्कुल। वो कोलू का तेल, तोरिया का तेल, सरसों का तेल जी। और ये ऑलिव का तेल, ये चीज़ें। जी हाँ। और दूसरी वो जो अभी हम केमिकल इस्तेमाल करते हुए जो प्रोसेस करके घी बना रहे हैं, जिसको बनास्पति कहते हैं या दूसरे। जी बिल्कुल। बनास्पति घी इन दिस डे एंड एज, आजकल के ज़माने में खाना तो अपने जिस्म के साथ एक जुल्म करने के बराबर है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपको अपने स्टमक की स्पेस, यू मस्ट ट्रीट योर स्टमक स्पेस एज द मोस्ट एक्सपेंसिव पीस ऑफ रियल स्टेट इन दिस वर्ल्ड। मस्ट वॉच कि आपके अपने मुंह में क्या खाना जा रहा है। और बनास्पति घी उन चीज़ों में से है कि हमें बिल्कुल इसको अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। इसके इतने मुज़र असरात हैं हमारे। तो क्या खाएं सर, दुकान में तो यही मिलता है हर तरफ। हम दूसरा तेल भी ले सकते हैं, कम से कम बनास्पति घी से वेजिटेबल ऑयल बेहतर है, जो कि हाइड्रोजिनेटेड नहीं है। हमारी बॉडी उसको पहचान भी सकती है, उसको कदर इस्तेमाल भी कर सकती है। वेजिटेबल ऑयल ले लें। जी, वेजिटेबल ऑयल ले लें। और अगर आप किसी कोलू के करीब हैं तो आपको जो भी सीड पसंद है उसका आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकलवाएं। तो वो कीमत में भी कम होता है। जी, कीमत में शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो, बहुत थोड़ा फ़र्क होगा, जिसको हम एक्सपेलर भी कहते हैं, सीड एक्सपेलर्स। उससे आप निकलवाइए, तेल निकलवाइए। आपको वैसे भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आजकल तो तमाम दुकानों में भी मौजूद है। आप अगर ऑलिव ऑयल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आप किसी और सीड का लेना चाहते हैं अपनी पसंद का, वो भी लिया जा सकता है। सो गरीब आदमी की बात बताएं, वो क्या ले? वो कोशिश करे कि वो किसी भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में खाना खाए और अपने आप को, जैसे तोरिया का तेल है, जैसे तोरिया का तेल है जिसको रेप वो महंगा नहीं है, महंगा भी नहीं है, और वो इस्तेमाल भी बहुत थोड़ा होता है। आप सनफ्लावर का ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है जी, सनफ्लावर एक आप यहाँ पे, यानी ये जेब पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं है कोई इतना बड़ा, कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं। ठीक है, ये एक लाइफस्टाइल, और इसकी क्वांटिटी कम रखें, इसकी क्वांटिटी कम रखें। और इस लाइफस्टाइल, ये एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करने वाली बात है, अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाली बात है लॉन्ग टर्म में। ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मसलन एक और चीज़ जो मैं कहूँगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को अननेसेसरीली इंगेज करती है, वो वाइट रिफाइंड शुगर है। सो एटलीस्ट आप गुड़ या शक्कर, या हम जिसको रॉ ब्राउन शुगर या हम गुड़ कह लें, जो भी हम कह लें, अगर हम उस स्वीटनर की तरफ जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। एक तो हमें ये काम नहीं, आपने जो चीज़ें बताई उसमें तीसरी चिकनाई थी और चौथी आपने कहा चीनी है। जी, चीनी है। चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें भी? जी, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, उनसे भी इज्तनाब करना जितना कर सकें बहुत ज़्यादा। ये भी विटामिन डी को और विटामिन ए को इफेक्ट करती है? नहीं, ये विटामिन ए और डी को नहीं इफेक्ट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनैलिटी, फौजियों को एंगेज कर देती है। जी, उन फौजियों को एंगेज कर लेती है, उन फौजियों को एंगेज कर लेती है, बिकॉज बॉडी नीड्स टू थ्रो दिस स्टफ आउट। और अगर लगातार कोई इंसान चीनी खाता रहे तो हर मर्तबा वो एंगेज हो जाते हैं? जी, हर मर्तबा वो एंगेज होते हैं, आदी नहीं होते, इसीलिए वो आदी नहीं होते। तो चीनी भी आप कह रहे हैं कि लोग इस्तेमाल ना करें? चीनी भी इस्तेमाल ना करें। तो मीठा क्या खाएं फिर? मीठे में वो शहद लें। अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या नेमत है शहद। सूरह नहाल में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि पीपल हु रिफ्लेक्ट। सर, हमने तो सारे दरख्त ही काट दिए, शहद कहाँ से अब लेके आए लोग? नहीं, मगर शहद मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। रॉ शहद जो है, मैं आपको शहद के बारे में एक और बड़ी ज़बरदस्त सी एक बात बता दूं। शहद के अंदर ऐसी चीज़ें, साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि इसके अंदर 22 अमाइनो एसिड्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं फ्री फॉर्म। 22 अमीनो एसिड? जी हाँ। और ये सारे मिल के तकरीबन 4 लाख प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक हो गया। शहद के अंदर मिनरल्स, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, वो ऐसी फॉर्म में अवेलेबल हैं जिसको हम बायोलॉजिकली अवेलेबल कहते हैं। और वो इतना ज़बरदस्त रिसोर्स है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनरल, सिंथेटिक मिनरल जिसे कहते हैं लैब में क्रिएटेड मिनरल, 50 मिलीग्राम लेते हैं, तो आपके शहद में वो तकरीबन 5 माइक्रोग्राम जो है उससे बेहतर आपको रिजल्ट्स देगा। यानी जो चीज़ आप करोड़ों रुपया लगा के लैब में नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, वो मक्खी बना देती है। वो बायोलॉजिकली अवेलेबल है। शहद एक ऐसी चीज़ है लॉन्ग टर्म। हमें ये नहीं कि हम शहद की बोतल हमें रोज़ की चाहिए। मेरे से अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, आई थिंक हम थोड़ा सा टॉपिक के साइड पे चले जाएंगे। नहीं, यही टॉपिक है, हमें लोगों को यही बताना है कि मसलन लोग ये अक्सर पूछते हैं कि जी शहद में जो शिफा है, डायबिटीज़ के लिए इसमें कहाँ शिफा है? ठीक है, इसमें डायबिटीज़ की, शुगर के पेशेंट जो हैं, जी, शुगर के पेशेंट्स के लिए कैसी शिफा है?
शहद का एक और वर्जन भी मिलता है जिसमें शहद में से सारी मिठास निकाल के एक पेस्ट बना दी जाती है। शहद का एक और ऐसा वर्जन भी मिलता है जिसमें उस तमाम वो जो ग्रैन्यूल्स हैं शहद के अंदर उनको अलहदा कर दिया जाता है बग़ैर मिठास के। सिर्फ शहद के बारे में एक चीज़ जिसके बारे में हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे लोग जिनको एलर्जीज़ हैं, अगर वो शहद की कंजम्पशन को करेंगे उनको एलर्जीज़ होने का चांस है। तो इसलिए ऑलवेज़ इट्स बेटर कि अपना हाजमा पहले ठीक करें, और जब भी शहद की कंजम्पशन आपने शुरू करनी है उसको लंबे अरसे के लिए कीजिए और थोड़ी क्वांटिटी से कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज। आपने बनास्पति घी, गंदे किस्म के तेल बंद करवा दिए। हाँ जी। आपने लोगों की चीनी बंद करवा दी अभी जी। और चीनी की जगह आप कह रहे हैं शहद ले लो, गुड़ ले लो, जी बिल्कुल, शक्कर ले लो। बिल्कुल। ये चीज़ वो तो हमारी बहुत पुरानी चीज़ें हैं यहाँ की। वो पुरानी तो है मगर वो सेहत बख्श भी हैं। ठीक है जी। एक चीनी के चम्मच में आपको सफ़ेद करने के लिए, आप रंग कार्ड समझते हैं, ब्लीच। हाँ ब्लीच जी, उसमें ब्लीच डाल के उसको वाइट किया जाता है। यानी ये जो गुड़ है जिससे ये, या गन्ने का रस है जिससे चीनी बनती है, जी जी, वो तो येलो कलर का होता है ना, जी, ब्राउन कलर का। जी, उसमें तो उसको वाइट करने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए उसको एक स्टेज के ऊपर उसमें कुछ ब्लीच ऐड किया जाता है। ब्लीच, ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या आप चाहेंगे कि आप एक स्वीटनर जिसके अंदर ब्लीच एडेड है वो आप ले और आपकी बॉडी के अंदर वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर तो चेंजेस ये क्रिस्टल कैसे बनते हैं, वो भी केमिकल से? ये एग्जैक्ट प्रोसेस से तो नहीं मैं वाकिफ़, मगर मुझे ये पता है कि वाइट रिफाइंड शुगर जो है ना वो बहुत बीमारियों की मेन वजह है। इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। आप मीठा खाइए, आपने मीठा खाना है, आप खजूरें खाएं, आप रेजन्स खाएं, किशमिश खाएं, आप ये आम खाएं, आप ये परसिमोन खाएं, आप वाटरमेलन लें, आप हनी ड्यू लें, आप शहद लें, आप रॉ ब्राउन शुगर लें, आप गुड़ लें, आप मोलेसेस लीजिए। ये सारे वो स्वीटनर्स हैं जो जिनके साथ हमारी बॉडी एग्री करती है और इन स्वीटनर्स को वो अपने लिए इस्तेमाल कर पाती है, ना कि बाकी जो स्वीटनर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अननेसेसरीली एंगेज करते हैं। इन दिस डे एंड एज, जब ये कोरोना की हम पे यलगार है, तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक फॉर इज के हाउ टू मेक आवर इम्यून सिस्टम फुली फंक्शनल। मुझे जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी आपने मुझे ट्रिपल एम का बताया था कि मैन मेड मीठा। मुझे आसानी से आपने समझाया था कि मैन मेड मीठा, इससे बचना है, इससे बचना है। जो अल्लाह ताला ने मीठा बनाया हुआ है, चाहे फ्रूट के अंदर है, चाहे गुड़ के अंदर है, चाहे गन्ने के अंदर है, बिल्कुल, चाहे शहद के अंदर है, जहां भी है वो ले लो, वो बिल्कुल आप, लेकिन मैन मेड मीठा जो है उससे बचना है। उससे बचना है, उससे बचना है। तो ये अब एक तो भूखा नहीं रहना, चिकनाई गलत किस्म की इस्तेमाल नहीं करनी, हाँ जी, चीनी जो है इससे आपने भाग जाना है। हाँ जी। और एक आपने बताया उसका, एक क्या था सर दूसरा सेकंड वाला, एक तो भूखा नहीं रहना, एक भूखा नहीं रहना, एक तो भूखा नहीं रहना, हाँ, आपने डाइटिंग नहीं करनी अननेसेसरीली, और वो चीज़ें नहीं छोड़नी जो आप इस्तेमाल करते हैं। हाई सॉल्ट डाइट का आपको बताया ना। और दूसरा आपने कहा कि वो चीज़ें जो पैकेज फूड है, जो उससे पैकेट फूड है जिसके अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा है और जिसके अंदर और प्रिजर्वेटिव्स और ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देती। तीसरा जो चिकनाइयाँ हैं, घी वगैरह, उनका इस्तेमाल जो है वो रवायती पुरानी चीज़ों पे जाएं। रवायती पुरानी चीज़ों। और नंबर 4, चीनी को छोड़ के आप दूसरे मीठे इस्तेमाल करें। दूसरे मीठे, ठीक है, 4 हो गए। ठीक हो गया। जो चीज़ें पहले आपने बताई कि तबाह कौन सी चीज़ें कर रही हैं, हाँ, उन फौजियों को जो बाहर से आने वाले कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा या किसी भी किस्म के वायरस के साथ अटैक करते हैं, बिल्कुल लड़ाई करते हैं, बिल्कुल, ये 4 चीज़ें हैं सर। ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को एंगेज करती हैं। हमने इन चारों चीज़ों से परहेज़ करना है। पैकेज्ड फूड को हमने बिल्कुल निकाल देना है, हमने बनास्पति घी नहीं हमने लेना, हमने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, हमने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है, जो अगर हम कोई कर रहे हैं तो हमने उससे दूर रहना है, और हमने एक बैलेंस डाइट खानी है, हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है उसको फॉलो करना है। एक और चीज़ जो हमने पिछले प्रोग्राम में की थी उसको मैं री एम्फसाइज़ करना चाहूँगा आज ज़रूर। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है आपके स्टमक से। सो मेक श्योर कि आपका हाजमा ठीक हो, और हाजमा ठीक करने के लिए मैंने उनको ये बताया था कि ज़रूर लीजिए एक लहसुन की एक सेगमेंट ले लीजिए और उसको छोटा छोटा चॉप करके लीजिए। ये आपके पेट में से बहुत बेहतर आपको रिलीफ देगा, आपको रिलीफ देगा। आप जिंजर टी का भी इस्तेमाल कीजिए, उसके अलावा दही का इस्तेमाल कीजिए। लौंग का आपने बताया था। जी, लौंग का बताया था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हाजमे को भी बेहतर रखती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखती हैं। मसलन मैं लहसुन के बारे में यहाँ पे बता दूँ, अगर आप लहसुन 15-20 दिन के लिए लेते हैं तो आपकी बॉडी में एलिसन के लेवल्स इतने हो जाएंगे
कि इट विल बी अ होस्टाइल प्लेस फॉर अ कोरोना वायरस टू मल्टीप्लाई। अल्लाह ताला ने भी जिन चीज़ों का जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिन चीज़ों का जिक्र है, वही वो चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।